श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा राजवंश टॉपिक चल रहा है और राजवंश के अंतर्गत हमने मेवाड़ का गुरुवंश पढ़ लिया, उसके बाद मारवाड़ का राठौड़ पढ़ लिया, बीकानेर के राठौड़ पढ़ लिए, फिर हमारा चौहान वंश स्टार्ट हो चुका था। और चौहान वंश के अंतर्गत हम रणथंभौर के चौहान तक पढ़ चुके थे। अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे, रणथंभौर के चौहान भी हमने पढ़ लिए, और आज हम पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश। और स्टूडेंट्स, आप जो भी नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ जो पीछे वाली क्लास है उनको ज़रूर देखें, जिससे आपको क्या है कंटेंट समझ में आएगा, क्योंकि ये क्लासें एक दूसरे से रिलेटेड है। और आप इन पीछे वाली क्लासों को देखोगे जब भी जाके आपके ये वाली क्लासें समझ में आएगी। इसलिए उन पीछे वाली क्लासों को भी, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो पीछे वाली क्लासों को ज़रूर देखें, जिससे उनके समझ में आए। और करंट जीके के अंतर्गत भी पीछे वाली क्लासों को देखें और देन फिर अगली क्लासों को देखें, तो उनके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बीच में से अगर कोई स्टूडेंट्स देखता है तो फिर समझ में कम आता है। तो स्टूडेंट्स, जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना क्या रखता है? एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित है। जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। और स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526 के समय हुई थी। और उस समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जिस समय दिल्ली सल्तनत थी उस समय जालोर पर किसका अधिकार था? चौहानों का अधिकार था। जालोर में चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था, जिसने 1181 ईस्वी मतलब 12वीं शताब्दी में जालोर में चौहान वंश की नींव डाली थी, या चौहान वंश की सोनाग्रा शाखा थी। जालोर में कौन से चौहान थे? तो सोनाग्रा चौहान थे, और सोनाग्रा चौहान शाखा की नींव डाली थी। नैनसिरी ख्यात में कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक कहा गया। क्या कहा गया नैनसिरी ख्यात में? स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। हालांकि ये चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखी हुई, तो लेकिन सारी चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती। जो मैं कुछ बोलती हूँ तो आप उसको एक्स्ट्रा बोलती हूँ, तो उसको आप अपने रजिस्टर में या नोटबुक जो भी आपने बना रखी है उसमें साथ के साथ आप नोट करते चले। उसमें नोट कर ले कि नैनसिरी ख्यात में कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक कहा गया। क्या कहा गया? कीतु एक महान शासक कहा गया नैनसिरी ख्यात में। सुंदा अभिलेख में कीर्तिपाल की उपाधि राजेश्वर मिलती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सुंदा अभिलेख में कीर्तिपाल की उपाधि क्या है? तो सुंदा अभिलेख में कीर्तिपाल की उपाधि राजेश्वर मिलती है। और अब जालोर दुर्ग के नाम, तो जालोर दुर्ग के नाम है सोनगढ़, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी। ये क्या है? जालोर दुर्ग के नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कीर्तिपाल के उत्तराधिकारियों का क्रम। तो कीर्तिपाल के उत्तराधिकारियों के क्रम में है कीर्तिपाल के बाद समर सिंह, फिर उसके बाद उदय सिंह, फिर चाचिक देव, फिर सामंत सिंह, फिर कान्हड़ देव। तो ये इनके क्रम है। समर सिंह ने अपनी पुत्री, समर सिंह की पुत्री थी लीलावती, जिसका विवाह गुजरात के राजा भीम द्वितीय के साथ किया था। जो समर सिंह थे जालोर के, उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह गुजरात के राजा भीम द्वितीय के साथ किया था। उदय सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर मंडोर व नागौर पर अधिकार कर लिया था। देखो स्टूडेंट्स, मतलब जालोर वंश भी कितना महान था कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के किसी शासक को पराजित किया। और जो उदय सिंह है जालोर का शासक,
उन्होंने इल्तुतमिश को पराजित किया और वह मंडोर व नागौर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1291 ईस्वी में सामंत सिंह ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर के पास पराजित किया था। 1291 ईस्वी में सामंत सिंह ने दिल्ली के जो सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, उनको सांचौर के पास क्या किया था, पराजित किया था। तो ये कितने बड़े गौरव की बात है कि हमारे जो राजस्थान के शासक, जो एक छोटी सी रियासत के शासक होते थे, जो इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत के शासक को पराजित करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा है स्टूडेंट्स? तो कान्हड़देव चौहान का शासनकाल 1305 से 11 ईस्वी तक, मतलब 1311 ईस्वी तक रहा। कान्हड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? कान्हड़देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी, तो उस समय जो जालोर के शासक थे कान्हड़देव, उन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता नहीं दिया और सेना दूसरे रास्ते से गुजरात गई थी। तो इससे भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़देव से नाराज था और उस समय तो वो चला गया था, लेकिन वो कहीं न कहीं उसके मन में एक बदले की भावना भी थी कि उसने मुझे रास्ता कैसे नहीं दिया। तो ये भी उनके मध्य एक विवाद का कारण बना। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा, जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1305 ईस्वी में सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को, तो वह तो मुल्तानी क्या था, एन उल मुल्तानी क्या है कि एक वाकपटु सेनापति था। तो उसने युद्ध करने की बजाय ऐसा सोचा कि इधर के भी सैनिक मरेंगे, उधर के भी सैनिक मरेंगे, इससे बढ़िया उसने बीच का रास्ता अपनाया और उसने क्या किया, कान्हड़देव को समझाया। वाकपटु तो था ही और अपनी बातों में कान्हड़देव को उसने फंसा लिया और समझा बुझाकर कान्हड़देव को अलाउद्दीन की अधीनता में दिल्ली ले जाने के लिए वो उसको राजी कर लिया। अब कान्हड़देव दिल्ली चला गया। अब दिल्ली दरबार का माहौल कान्हड़देव के स्वाभिमान के क्या था, विरुद्ध था। उसको वहाँ का वातावरण रास नहीं आ रहा था और उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका स्वाभिमान बिक चुका है। तो कान्हड़देव दिल्ली छोड़कर वापस जालोर आ गए, लेकिन अधीनता के रूप में उसने अपने पुत्र को दिल्ली दरबार में छोड़ दिया। अब दिल्ली दरबार में वीरमदेव रहने लगा। वीरमदेव वहाँ पे दिल्ली दरबार में वीरमदेव का कार्य क्या था कि वो जो भी पत्र वगैरह आते थे तो उनको पढ़कर सुनाते थे और उनको उन पत्रों को वो पढ़कर सुनाते थे। तो क्या है कि अलाउद्दीन की खिलजी की जो दरबार था उसमें मतलब सबसे दबंग आवाज और राजपूतों का मतलब गठीला बदन वैसे ही होता था और सूरवीरता ओजपूर्ण वाणी होती थी उनकी, वीरमदेव की। वो एक तरीके से सूरवीरतापूर्ण ओजपूर्ण वाणी थी। अब जब भी दरबार लगता तो दरबार में क्या है कि उसकी अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा। तो जैसा कि आप सबको भी पता है कि स्त्रियों को दरबार में बैठने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्त्रियों के लिए बैठने के लिए पर्दे के पीछे ऊपर मतलब ऐसे मंच सा बना दिया जाता था जहाँ से बैठकर वो दरबार को देख सकती थी, दरबार का सारा दृश्य देख सकती थी कि दरबार में कौन कौन है, दरबार में क्या क्या बातें हो रही है, ये सब चीजें वो देख सकती थी। तो रोज अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, तो वो रोज क्या करती, वीरमदेव को देखा करती थी। तो रोज वीरमदेव को देखा करती तो उसको क्या है मन ही मन वीरमदेव से प्रेम हो गया। अब वीरमदेव से प्रेम हो गया तो उसने एक दिन मौका देखकर वीरमदेव से कहा,
शादी के लिए कहा। तो वीरमदेव ने कहा कि मेरा तो सारा कुल ही लाज जाएगा जो मैं किसी तुर्कड़ी से विवाह करूंगा, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो वीरमदेव ने फिरोजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब फिरोजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया वीरमदेव ने, तो फिरोजा ने क्या किया कि ऐसे गुस्सा खाके ऐसे पहले पोप भवन में चल जाया करती थी रानियां, उस तरीके से फिरोजा ने करना चालू कर दिया। तो ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर फिरोजा को समझाया, फिरोजा से पूछा सारी बातें। तो फिरोजा ने बताया कि भाई मैं उससे वीरमदेव से विवाह करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वीरमदेव से विवाह तो हम करवाएंगे आपका, लेकिन आप खाना वाना खाओ। फिरोजा ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो अलाउद्दीन ने समझाया कि तुम खाना वाना खाओ, तुम्हारा विवाह वीरमदेव के साथ मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वीरमदेव ने क्या कहा कि भाई हमारे वंश में जो लड़के निर्णय नहीं ले सकते, हमारे माता पिता ही निर्णय लेते हैं। और वो कह के कि मैं उस फिरोजा से तो उसने मना कर ही दिया था, अब उसने सोचा कि यहाँ पे तो मैं नहीं रह सकता और ना ही मैं किसी तुर्क से विवाह कर सकता हूँ, मैं किसी मुस्लिम महिला लड़की से विवाह नहीं कर सकता। तो ऐसा सोच के उसने रातों रात दिल्ली छोड़ दी। अब दिल्ली छोड़कर वो जालोर आ गया। अब जालोर आ गया तो जालोर पहुंचते ही उसने कानड़ देव को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कानड़ देव को लग गया कि युद्ध निश्चित है, युद्ध की तैयारी कर लो, युद्ध तो होगा ही, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अब आक्रमण किए बिना नहीं रह सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि समझाने का बहुत प्रयास किया कि अगर वो विवाह कर लोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने विवाह के लिए साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी तुर्क से विवाह नहीं कर सकते। तो अब कानड़ देव ने सोचा कि आक्रमण तो होगा। अब उस समय क्या है, दुर्ग की दीवार का काम चल रहा था। अब जब आक्रमण का टाइम हो गया तो इतनी जल्दी दीवार तैयार नहीं की जा सकती थी। तो क्या किया कि एक दीवार का जो एक हिस्सा था वो कच्चा रह गया, उसको ऐसे चिनाई करवा के और उस पर प्लास्टर करवा दिया, तो ऐसे लगे कि जैसे भाई दीवार पक्की हो, इस तरीके से कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने का आक्रमण होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले वहां आक्रमण करने से, जालोर पर आक्रमण करने से पहले कहां पर आक्रमण किया, सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया उन्होंने, उसने कानड़ देव ने 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1308 ईस्वी में आक्रमण किया सिवाना दुर्ग पर, जो कि जालोर दुर्ग का एक शक्तिशाली किला था। मतलब जालोर के अंतर्गत ही आता था। वैसे तो ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, लेकिन वहां पर जालोर के चौहान वंश के शासकों का ही शासन चलता था। तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया। और सिवाना दुर्ग का उस समय किलेदार कौन था? सातल देव चौहान था। अब सातल देव चौहान अपनी सेनापति भावले पंवार, देखो ये सेनापतियों के कारण अपनों ने ही मरवाया था राजपूत राजाओं को। तो नहीं तो राजपूत राजा तो इतने वीर और शक्तिशाली थे कि उनको जीत पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने हमेशा कूटनीति से विश्वासघात के कारण ये हमेशा पराजित हो जाते थे ऐसे। तो सातल देव अपने सेनापति भावले पंवार के विश्वासघात के कारण लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा उनकी पत्नी थी मैना दे। तो मैना दे के नेतृत्व में दुर्ग में राजपूत महिलाओं ने जोहर किया, और यह जोहर और यह साका सिवाना दुर्ग का प्रथम साका कहलाता है। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। क्या रखा? सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। तथा
कमालुद्दीन दुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया तथा कमालुद्दीन दुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। स्टूडेंट्स, सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी मतलब जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है और जालोर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जैसे जालोर जीतने के लिए सबसे पहले सिवाना पर आक्रमण करना पड़ेगा, पहले सिवाना दुर्ग जीतना पड़ेगा, उसके बाद जालोर जीत सकते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, तो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना के दुर्ग को कहते हैं, सिवाना के किले को कहते हैं। यह जालोर का प्रवेश द्वार भी कहलाता है और यह मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहलाता है, क्योंकि मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी सिवाना दुर्ग में शरण ली थी जब उनके ऊपर संकट आया था। तो इसलिए मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी सिवाना दुर्ग को ही कहा जाता है। अब सिवाना दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दूसरा आक्रमण कहाँ करता है, 1311 ईस्वी में जालोर के दुर्ग पर करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। अब जालोर दुर्ग पर घेरा काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिल रही थी और इस जालोर दुर्ग पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे कमालुद्दीन बुर्ग, आइन उल मुल्तानी और मलिक नायक। ये तीनों उस समय आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इनको किसी भी प्रकार से कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। इन्होंने अथक प्रयास कर लिए दुर्ग को जीतने के, लेकिन दुर्ग की दीवार को ये भेद नहीं पा रहे थे और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो अंत में इन्होंने क्या किया, वही हमेशा की तरह जो करते आ रहे थे, इन्होंने छल कपट की नीति का सहारा लिया। अब इन्होंने छल कपट की नीति का सहारा लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने जो कानड़ देव के सेनापति था दैया बीका, उसको कैसे जैसे अपनी तरफ मिला लिया, उसको बहुत सारा धन दे दिया और धन के लालच में आकर उसने एक तरीका बताया कि मुझे, दैया बीका ने कहा कि मुझे इस दुर्ग का एक गुप्त रास्ता पता है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पूर्णतः पता नहीं है कि वो रास्ता किधर से है। तो आप ऐसा करो कि जालोर में पूरे जालोर दुर्ग की या जालोर के बाहर से आप कहीं राई मंगवा लो। अब राई का पौधा ऐसा होता है कि राई को आप छिड़क दो, उग जाएगी। तो उसने कहा कि इस दुर्ग की एक दीवार कच्ची है और मुझे पता नहीं है कि वो कौन सी दीवार है जो कच्ची है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक दीवार कच्ची है। तो आप ऐसे करो, राई मंगाओ और राई को चारों तरफ दुर्ग की दीवारों पर डाल दो और जहाँ से कच्चा होगा वहाँ पर राई उग जाएगी और आप उधर से दुर्ग में प्रवेश कर लेना। तो इस तरीके से दैया बीका ने विश्वासघात किया और उनको दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता बता दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या किया, चारों तरफ से राई खरीद ली। राई के भाव रातों रात इतने बढ़ गए कि राई सब अपने घरों से राई निकाल के बेचने लग गए कि इतनी कीमत मिली, जो मुंह मांगी कीमत लोगों को अपनी राई की मिल गई। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग के चारों तरफ राई को फेंक दिया दीवारों पर। अब जहाँ कच्चा था वहाँ पर राई उग गई और राई उगने के बाद उन्होंने दीवार तोड़कर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लिया। अब जब अलाउद्दीन की सेना उसके अंदर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई तो युद्ध तो तय था। जो कानड़ देव था वो बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और वीरता के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और वीरम देव ने अपने आप को आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। अब अलाउद्दीन खिलजी का जालोर दुर्ग पर क्या हो गया, अधिकार हो गया और उसने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया।
तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया और मलिक नायक को जालोर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जालोर दुर्ग का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया? जालोर दुर्ग का प्रशासक मलिक नायक को नियुक्त कर दिया। अब जालोर दुर्ग के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, आपने पढ़ा होगा कई बार कि राई रा भाव राते ही बीता, क्योंकि उस समय राई खरीद ली ना इतनी महंगी महंगी, तो और दूसरे दिन एक व्यापारी राई लेकर आया कि राई ले लो, क्योंकि आसपास लोगों को पता लगा कि भाई जालोर दुर्ग में इतनी महंगी राई खरीदी जा रही है, तो लोग अपनी घरों से राई ले लेके आ गए। लेकिन फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि राई के भाव तो रात को थे, अब तो गए भाव, क्योंकि अब तो जालोर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया, चौहानों का अधिकार समाप्त हो गया। इसलिए कहावत प्रचलित हो गई, राय भाव राते ही बीता। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है वो वीरम देव का सिर काटकर दिल्ली ले गया, और जो फिरोजा है उसके साथ सती हुई थी। फिरोजा वीरम देव के सिर के साथ उसने भी अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली थी। और जो फिरोजा की कब्र है वो जालोर दुर्ग में बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी फिरोजा की कब्र जालोर दुर्ग में। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तोप मस्जिद कहाँ है, तो तोप मस्जिद जालोर दुर्ग के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप पिछले पेपरों को देखना जरूर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्लास आपके लिए हर एंगल से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आप मेरे साथ साथ लिखते रहे, या बाद में आप वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। फरिश्ता की पुस्तक तारीख-ए-फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के जालोर अभियान का नेतृत्व गुल बहिस्ता नामक एक महिला द्वारा किया गया था। फरिश्ता नामक जो इतिहासकार है उसने अपनी पुस्तक लिखी है तारीख-ए-फरिश्ता, और इसके अनुसार अलाउद्दीन के जालोर अभियान का नेतृत्व गुल बहिस्ता नामक एक महिला ने किया था। और ये कहता है कि ये गुल बहिस्ता है जो फिरोजा की क्या थी? धाई माँ थी। फिरोजा की माँ का देहांत हो गया था और फिरोजा को इन गुल बहिस्ता ने ही पाला था। और गुल बहिस्ता ने पाला था, तो गुल बहिस्ता को पता था सारी बात, तो वो वीरम देव को समझाने की वजह से जालोर दुर्ग में आई थी और उन्होंने ही इस युद्ध का नेतृत्व किया था। ये किसके अनुसार है? ये फरिश्ता के अनुसार है। ये इसके और इनके अनुसार तो नेतृत्व कमालुद्दीन बुर्क ने, मलिक नायक ने, इन्होंने किया था। अब इसी के साथ आज हमारे जालोर वंश के चौहान वंश की क्लास पूरी हुई। मैं कल कुछ अगला वंश लेके आऊँगी, सिरोही के चौहान वंश पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।